Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and in today's lecture हम partnership का आखिरी topic discuss करेंगे, that is dissolution of partnership firm. क्लियर? तो dissolution का क्या मतलब होता है? Dissolving of partnership firm, मतलब जब partnership firm अपना बिजनेस खत्म कर देती है तो उसको हम बोलते हैं dissolution या firm dissolve हो जाती है, मीन्स बिजनेस खत्म हो जाता है पार्टनरशिप का. क्लियर? तो बेसिकली टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर कुछ थोड़ी सी थ्योरी है जो हमें डिस्कस करनी पड़ेगी एंड यू शुड नो द बेसिक मीनिंग एंड डिफरेंसेस बिटवीन दीज टर्म्स. तो सबसे पहले हम डिफरेंस को डिस्कस करेंगे कि जब हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म तो इसका क्या मतलब होता है. अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो सबसे पहला केस होता है, सपोज दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और यहाँ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सो टू अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट इज जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं एंड ऑफ एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट और रिलेशन बिटवीन दी पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट था या जो भी रिलेशन था वो खत्म हो गया. सो दिस मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स एंड ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन दी पार्टनर्स ऑफ द फर्म या अमंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. ठीक है, जब पार्टनरशिप बिजनेस ही खत्म हो गया फर्म के पार्टनर्स के बीच में, सो दिस मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सेकेंडली अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट और दूसरा क्या हो सकता है कि जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो इट डज नॉट मीन नेसेसरली डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. मतलब पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप या जो अग्रीमेंट है वो खत्म हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस हैज कम टू एन एंड. सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. ठीक है, whereas dissolution of firm means dissolution of partnership. ठीक है, थर्ड डिफरेंस देख लेते हैं हम क्या है. जब हम पार्टनरशिप डिसोल्यूशन की बात करते हैं दैट मीन्स फर्म continues its business ऑपरेशंस या एक्टिविटीज. ठीक है, मतलब जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज थी ऑपरेशंस थी वो कंटिन्यू रहती है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डज नॉट कंटिन्यू इट्स बिजनेस एक्टिविटीज और यू कैन से बिजनेस ऑपरेशंस. यानी कि अगर फर्म डिसॉल्व हो गया तो बिजनेस एक्टिविटीज भी फर्म की खत्म हो गई. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एंड फोर्थ इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नॉट बी क्लोज्ड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्लोज कर दो या बंद कर दो. सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स are not closed in case of dissolution of partnership, whereas dissolution of partnership firm के केस में books of accounts are closed. Obviously जब पूरा फर्म ही डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया, बिजनेस एक्टिविटी सीज हो गई, खत्म हो गई, तो व्हाई वी विल मेंटेन फर्दर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो दीज आर द फोर मेजर रीजंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ये दोनों ही टर्म्स बहुत ही कंफ्यूजिंग हैं क्योंकि इनका कुछ बहुत ज़्यादा ब्रॉड डिस्टिंक्शन नहीं है, बट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए. अब
पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? मैनी रीजंस आर गिवन इन द बुक्स, आप पढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो मैं आपको बता दूं। अब पार्टनर्स या तो पार्टनरशिप में या तो कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो फर्म डिसॉल्व हो गया, या सारे ही पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए या बैंकरप्ट हो गए। क्लियर? they do not have enough money, enough assets, enough cash to carry on its business. You know what is the meaning of bankruptcy is. तो या तो कोई एक पार्टनर या सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो फर्म डिसॉल्व हो गया, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गया। सेकेंडली, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पार्टनरशिप बिजनेस को हमने स्टार्ट किया था, वो ऑब्जेक्टिव अब हमने फुलफिल कर लिया, तो जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गया। थर्ड, जिस टाइम पीरियड के लिए हमने पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट किया था, सपोज हमने स्टार्ट किया था 20 ईयर्स के लिए कि हम 20 ईयर्स तक अपना बिजनेस करेंगे, उसके बाद वी विल फिनिश ऑफ द बिजनेस, तो 20 ईयर्स कंप्लीशन हो गए। सो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द पार्टनरशिप फर्म वाज ओपन, अगर वो पीरियड एक्सपायर हो गया तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गया। या जो बिजनेस एक्टिविटीज पार्टनरशिप में चल रही हैं बिजनेस में, वो इलीगल हो गई, अनलॉफुल हो गई, तो उस केस में भी जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाता है। नाउ देयर आर मेनी रीजंस अगेन गिवन इन द बुक्स कि कोर्ट का इंटरवेंशन कब होता है, कि और बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के आप पार्टनरशिप फर्म को कैसे क्लोज कर सकते हैं। बट दीज आर दी मेजर 4-5 रीजंस आई हैव टोल्ड यू कि क्या रीजन हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है। जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है, दैट इज नॉट द फर्म आई एम टॉकिंग अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो वो होता है कि जब एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या अग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में चेंज हो जाता है। तो ये कब होता है? ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है? या तो एडमिशन के टाइम पे होगा, या रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे होगा। वी हैव डिस्कस दिस इन द प्रीवियस लेक्चर्स। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। सेकेंडली, मैंने आपको बता दिया व्हाट आर द रीजंस कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती हैं। एक चीज हम और देख लेते हैं इसके बाद। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसीजर। सीधे हम आ जाते हैं, थोड़ी बहुत थ्योरी आपकी बुक्स में दी है, यू कैन गो थ्रू इट। आई एम जस्ट कवरिंग द इम्पोर्टेंट टॉपिक सो दैट हम इसके जो अकाउंटिंग पार्ट है उसमें हम जल्दी से इसको आ सके। सो नाउ व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो सबसे पहला अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन के बाद दूसरा अकाउंट बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर? तीसरा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथा बनता है बैंक और कैश अकाउंट। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, जो हमने रिटायरमेंट में पढ़ी और डेथ और एडमिशन के केस में पढ़ी। ठीक है, तो इस केस में आपको 4 अकाउंट्स बनाने हैं। दीज अकाउंट्स आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में ये सारे ही आपको बनाने हैं, पूछते हैं। तो रियलाइजेशन, सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। सो अब दिस रियलाइजेशन अकाउंट इज अगेन अ नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है, मीन्स डेबिट साइड सारे इसके एक्सपेंसेस जाते हैं या पेमेंट्स जाती हैं, और क्रेडिट साइड सारे इनकम्स या गेन या सारे रिकॉर्ड होते हैं। क्लियर? अब क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, इट इज अ फीचर विच इज सिमिलर टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगेन रीवैल्यूएशन में बहुत फर्क है और रियलाइजेशन में बहुत फर्क है। ठीक है ना? तो रियलाइजेशन अकाउंट हम सबसे पहले बनाते हैं और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। और जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसकी स्टार्टिंग रियलाइजेशन अकाउंट से ही होगी। ठीक है ना? तो इसको समझना इम्पोर्टेंट है, इसको समझते हैं हम। नाउ बेसिक फीचर आई हैव टोल्ड यू, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड होते हैं। क्लियर? अब क्या होता है, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है और दिया है कि फर्म डिसॉल्व हो गई, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ये प्रोसीजर होता है, पहले इसको समझो। रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, जब भी हमारा बिजनेस खत्म हो जाता है,
ठीक है, डिसॉल्व हो जाता है, तो उस केस में सबसे पहले हम एसेट्स को बेच के जो भी पैसा है वो फर्म रियलाइज करती है, मींस वी डिस्पोज ऑफ द फर्म डिस्पोज ऑफ द एसेट्स, उससे जो कैश मिलता है वो फर्दर पेमेंट्स उससे करती है, और जो लाइबिलिटीज है फर्म के पास वो उसे पे ऑफ कर देती है। तो दो चीजें होती हैं, सबसे पहले कि एसेट्स की डिस्पोजल होती है, यू फर्म डिस्पोज द एसेट्स एंड फर्म पेज ऑफ द लाइबिलिटीज, ये समझ आ गया। दूसरी बात, इसके बाद अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो वो सबसे पहले जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनर को ये लोन वापसी रीपे करती है। उसके बाद अगर कुछ पैसा फर्म में बचता है तो ही वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस केस में भी हमें ये पता करना होता है कि आखिरी में पार्टनर्स को पैसा फर्म दे रही है, पार्टनर्स को मिल रहा है पैसा, या कुछ एडिशनल कैश अगेन पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट फर्म को करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमें ये पता चलता है। एंड फाइनली हम बनाते हैं कैश और बैंक अकाउंट। तो इस केस में कैश और बैंक से रिलेटेड जितनी एंट्रीज आती हैं ये इस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। सो दीज आर दी 4 मेजर अकाउंट्स यू हैव टू प्रिपेयर। नाउ एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले एसेट्स को डिस्पोज करना है, लाइबिलिटीज को पे करना है। तो अब देखते हैं हम रियलाइजेशन में कैसी कैसी और कौन कौन सी एंट्रीज आ रही हैं। सो द फर्स्ट एंट्री विल बी, अब जब एसेट्स डिस्पोज हो रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम एसेट्स को और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद ही उनकी पेमेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, उनसे रिलेटेड पेमेंट्स को या इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, तो टू एसेट्स, अब देखो बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स दिए हैं क्वेश्चन में वो सारे ही यहाँ ट्रांसफर होंगे एक्सेप्ट कैश या बैंक अकाउंट। अगर बैलेंस शीट में कैश का अमाउंट दिया है वो ट्रांसफर नहीं होगा, या बैंक का दिया है वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऑल दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ओनली दोज एसेट्स आर ट्रांसफर्ड इन द रियलाइजेशन अकाउंट। तो सारे एसेट्स ट्रांसफर हो गए, क्लियर। अब क्या बचा, अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस दिया है, जैसे कि डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट दिया है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर होंगे, क्लियर। अगर किसी पार्टनर ने लोन फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है, क्लियर, अगर किसी पार्टनर को लोन दिया है तो वो अमाउंट भी इसमें ट्रांसफर नहीं होगी, यानी कि लोन अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगी, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो ट्रांसफर नहीं होंगे। लोन अमाउंट ट्रांसफर होगी लोन अकाउंट में, एक्यूमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफर होंगे कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है ना। और पीएल, जैसे पीएल अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस है या जो भी है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। और क्या ट्रांसफर नहीं होगा, कैश और बैंक का बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा, क्लियर। सो रियलाइजेशन में सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ होगा ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। सारे एसेट्स ट्रांसफर होते हैं एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस हैं, कंडीशन है, वो मैंने आपको बता दिया कि कैश और बैंक बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा। अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया होगा तो वो ट्रांसफर नहीं होगा, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस ट्रांसफर नहीं होंगे, क्लियर। अब लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर, जैसे एसेट्स ट्रांसफर हुए सबसे उसके बाद लाइबिलिटीज ट्रांसफर होंगी। सो बाय लाइबिलिटीज, अब लाइबिलिटीज में जो थर्ड पार्टी की लाइबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर होंगी, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, ठीक है, अगर ये बैलेंस शीट में दिए हैं तो ये सारी ट्रांसफर होंगी। नाउ व्हाट आर दी एक्सेप्शंस, अब क्या क्या ट्रांसफर नहीं होगा, एक्सेप्ट accumulated profits, this will be transferred in the कैपिटल अकाउंट्स। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जैसे कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट दिया है, कोई रिजर्व फंड दिया है, जनरल रिजर्व है, कोई कंटेंजेंसी रिजर्व है, देन वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व है, तो ये सारी चीजें हमें बैलेंस शीट में देखना होगा कि ये सारी चीजें दी हैं, तो दिस विल बी ट्रांसफर टू दी कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड नॉट टू दी रियलाइजेशन अकाउंट। तो ओनली जो कि थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी है वही रियलाइजेशन में ट्रांसफर होंगी। तो सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए। देन लोन फ्रॉम अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पे तो सबसे पहले है कि एसेट्स ट्रांसफर हो गए, यहाँ लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गई, क्लियर। अब जो दूसरी एंट्री है वो होगी जब हम
एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। अब जब एसेट्स को सेल ऑफ कर रहे हैं तो उससे जो भी हमें कैश मिला तो उसकी एंट्री हम कैश या बैंक से करेंगे। जो भी हमें बैलेंस शीट में दिया हो, सपोज कैश दिया है तो सारी एंट्रीज कैश से आएंगी, बैंक दिया है तो सारी एंट्रीज को हम बैंक से करेंगे। नाउ व्हेन वी आर सेलिंग ऑफ द एसेट्स फाइनली इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो जो भी पैसा आएगा सो ऑब्वियसली द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो उस केस में नेक्स्ट एंट्री विल बी बाय कैश और बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में हम लिख देंगे एसेट्स डिस्पोज्ड। ठीक है। अब लाइबिलिटीज को हम पे ऑफ कर रहे हैं, कैश के फॉर्म में ही कर रहे हैं, तो कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो द एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज पेड। ठीक है। यहाँ पे तो एसेट्स को ट्रांसफर करा उसकी एंट्री आई, यहाँ लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करा उसकी एंट्री आई। सेकेंडली एसेट्स को बेचा तो कैश इज कमिंग इन, तो इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड। यहाँ पे लाइबिलिटीज को हमने बेचा, कैश इज गोइंग आउट, सो दिस विल बी ऑन द डेबिट साइड। अब कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो भी हमें डिस्पोज ऑफ करना है। तो इस केस में अगेन द थर्ड एंट्री विल बी बाय कैश अकाउंट। यहाँ पे आ गया अनरिकॉर्डेड एसेट, बाय डिस्पोजिंग अनरिकॉर्डेड एसेट यहाँ पे आ गया कैश अकाउंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है मींस जो बैलेंस शीट में नहीं थी, बैलेंस शीट के बाहर दी है क्वेश्चन में, दैट मींस वो रिकॉर्डेड नहीं थी, लेकिन फाइनली क्योंकि लाइबिलिटी है, डिसॉल्व हो रहा है फॉर्म, तो लाइबिलिटी को अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे ऑफ होगी एंड अनरिकॉर्डेड एसेट विल बी डिस्पोज्ड ऑफ। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री विल बी अगर रियलाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई एक्सपेंस फर्म ने इनकर करा है तो अगेन इट विल बी पेड थ्रू दी कैश और बैंक अकाउंट, सो अगेन इट विल बी टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये हो गया एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। क्लियर। ठीक है। और वन इम्पोर्टेंट एंट्री इज अगेन यू हैव टू रिमेम्बर कि सारे जितने एसेट्स होते हैं जो बैलेंस शीट में दिए हैं वो ग्रॉस वैल्यूज पे ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि सपोज स्टॉक की वैल्यू दी है, सपोज स्टॉक इज 10,000, अब डेटर्स दिए हैं 50,000 और इसमें प्रोविजन लगा दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सपोज 10,000 दिया है। तो अब क्या करना है, जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं वो ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर होती हैं। मतलब कि स्टॉक की वैल्यू अगर यहाँ ट्रांसफर होगी टू स्टॉक अकाउंट तो वो 10,000 होगी। अब जिस एसेट पे एक्स्ट्रा प्रोविजन लगा हो तो वो एसेट ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर होगा, ना कि नेट वैल्यू पे। अब डेटर्स हम 40,000 पे ट्रांसफर नहीं करेंगे, 50,000 पे ही ट्रांसफर होगा, जैसे कि सारे एसेट्स हो रहे हैं। तो टू डेटर्स 50,000 और जो ये प्रोविजन लगेगा जिस एसेट पे वो प्रोविजन आएगा ऑन द क्रेडिट साइड। सो द एक्स्ट्रा एंट्री विल बी बाय प्रोविजन ऑन एनी एसेट। अब प्रोविजन ऑन एनी एसेट यानी कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड हो गया, रिजर्व हो गया, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, देन मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व हो गया, देन जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। तो ये सारे प्रोविजंस हैं जो कि बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड दिए हो सकते हैं। क्लियर। तो वो सारे प्रोविजंस को हमें अलग ट्रांसफर करना है तो वो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आएंगे और जितने भी एसेट्स होंगे वो ट्रांसफर होंगे ग्रॉस वैल्यू पे। ठीक है ना। एंड द लास्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर इन रियलाइजेशन, अगर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि कोई इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर या कोई लाइबिलिटी इज टेकन ओवर बाय द कैपिटल अकाउंट्स, तो इसको रिकॉल करो कि कैसे हमने रिटायरमेंट में या एडमिशन में इसको कैसे ट्रीट किया था। अगर हमने क्वेश्चन में दिया है कि सपोज पी हैज टेकन ओवर द इन्वेस्टमेंट्स, तो उसकी एंट्री हम बनाते थे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्योंकि एसेट है तो पहले डिस्कस करते हैं कि अगर इफ एन एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, ठीक है ना, तो अगर कोई एसेट कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो वो अगेन क्रेडिट साइड जाएगा, तो दिस विल बी बाय पार्टनर्स अकाउंट
capital account. Suppose P has taken over the investment, तो the entry will be P's capital account debited to realization account. ठीक है ना, asset taken over. और यहाँ पे यही आएगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटीज टेकन ओवर. अगर कोई लाइबिलिटी पी टेक ओवर कर रहा है तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो पीस कैपिटल अकाउंट जो भी है. So 1 2 3 4 5 these are the 5 entries which you have to be very clear of. ये सारे दिमाग में आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि रियलाइजेशन बन रहा है तो हमें क्या क्या चीजें हमें इसमें करनी है, क्या क्या ट्रांसफर करने हैं, कैसी कैसी एंट्रीज आनी है. सबसे पहले तो एसेट्स को ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर करो, लाइबिलिटीज को ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर करो. यहाँ पे ये पता होना चाहिए कौन से एसेट्स ट्रांसफर नहीं होंगे, कौन सी लाइबिलिटीज ट्रांसफर नहीं होंगी. सेकेंडली, कितना फाइनली जब एसेट्स पे ऑफ कर रहे हैं तो कितना अमाउंट मिल रहा है, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर रहे हैं तो कितना अमाउंट मिल रहा है. देन कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या एसेट क्वेश्चन में तो नहीं दी. उसके बाद कोई ऐसा एसेट या कोई ऐसी लाइबिलिटी जो कोई स्पेसिफिक पार्टनर टेक ओवर कर रहा हो उसकी एंट्री आएगी. ठीक है. एंड अगेन आपको ये देखना है कि बैलेंस शीट में किसी एसेट पे कोई प्रोविजन एक्स्ट्रा तो नहीं लगा तो उसकी सेपरेट एंट्री आएगी. सो दीज आर ऑल द एंट्रीज विच यू हैव टू डू इन द रियलाइजेशन अकाउंट. और फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अब हम रियलाइजेशन क्यों बना रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए बना रहे हैं कि भाई हमने जब हमारा बिजनेस सीज ऑफ हो गया, खत्म हो गया, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि एसेट्स को सेल ऑफ किया, लाइबिलिटीज को पे किया, उसके बाद हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. तो फाइनली टू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेलिंग ऑफ द एसेट्स एंड पेइंग द लाइबिलिटीज, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. तो फाइनली अगर प्रॉफिट आएगा तो ये कुछ रिवैल्यूएशन की तरह है. तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये तो है प्रॉफिट. और अगर लॉस है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये हो गया लॉस. ठीक है. तो जितने पार्टनर्स होंगे उसमें वो डिवाइड हो जाएगा. क्लियर. सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको रियलाइजेशन अकाउंट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. आई नो दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट, तो इसको थोड़ा सा याद भी कर लो तो अच्छा है कि हमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी है और एक्सेप्शंस इसमें क्या क्या है व्हेन इट कम्स टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. एंड ये ग्रॉस वैल्यू पे ही ट्रांसफर होते हैं, नेट वैल्यू पे ट्रांसफर नहीं होते. क्लियर. सो these are the important features of realization. And let's discuss the last topic, that is difference between realization and revaluation, जो कि important topic है. Now we will discuss the last topic, that is difference between realization and revaluation. अब आपको पता चल गया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है. सो व्हाट विल बी द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू. और ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में वो पूछ सकते हैं आपसे. क्लियर. सो सबसे पहले हमें ये पता चला कि रियलाइजेशन हम क्यों बनाते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. ठीक है. तो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जब हुआ तो एसेट्स को हमने डिस्पोज करा, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया, तो ऑब्वियसली उस पर कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, टू नो दिस. और रीवैल्यूएशन हम बनाते हैं टू एडजस्ट दी फ्लक्चुएशंस इन दी वैल्यूज ऑफ दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. ठीक है. तो जो भी फ्लक्चुएशन होता है रीवैल्यूएशन उसके लिए बनाते हैं हम. एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो भी चेंज होता है उसको मेजर करने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए रीवैल्यूएशन बनाई जाती है. एंड रियलाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस को कि एसेट्स जब हम डिस्पोज कर रहे हैं, सेल ऑफ कर रहे हैं, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर रहे हैं. क्लियर. दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो केस हो सकता है वो ये है कि जब हम रिवैल्यूएशन को बनाते हैं तो जो बुक वैल्यू होती है और जो फाइनल वैल्यू रिवाइज्ड वैल्यू होती है उनके बीच का हम डिफरेंस यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं. डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड रिवाइज्ड वैल्यू, यही कर रहे थे हम अभी तक. ठीक है. और रियलाइजेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ग्रॉस वैल्यू पे ही
ट्रांसफर होते हैं, रिकॉर्डेड इन, या तो इसको बोल दो बुक वैल्यू या ग्रॉस वैल्यू, दोनों एक ही बात है। ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज रीवैल्यूएशन। आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस कभी भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रीक्वेंटली, जब भी फ्लक्चुएशंस हो, चेंजेस हो, या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रही है, भाई किसी का रिटायरमेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, कोई नए पार्टनर का एडमिशन हो गया, तो उस केस में तो जरूरी है बिकॉज फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो वहां पे रीवैल्यूएशन आप कर सकते हो। तो ये कंडीशन सिचुएशंस कभी भी हो सकती हैं। तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस रीवैल्यूएशन इज मेड मेनी टाइम्स, क्लियर। वेयर एज रियलाइजेशन तभी बनता है जब फर्म ही डिसॉल्व होती है। फर्म डिसॉल्व एक ही बार होगी, बार बार ये होती नहीं, क्लियर। तो when firm is dissolving, that means realization is prepared only once. So realization is prepared only once, that is in case of dissolution of partnership firm, whereas revaluation is prepared frequently. Frequently बोल लो या prepared as per the reconstitution of the firm, ठीक है। This realization account is prepared in case of dissolution of partnership firm, ठीक है। It's prepared in case of admission, retirement or death. So these are the important differences which you have to keep in mind कि realization और revaluation में क्या difference है। एक difference और है कि when revaluation account is prepared, the firm continues its business. Obviously understood है कि business खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो revaluation के बाद भी business continue, the firm can continue its business. But in case of realization, when realization account is prepared, so business comes to an end, या business operations या activities of the firm comes to an end. So these are the major differences between revaluation and realization. Students, I hope so आपको ये concepts clear हो गए होंगे, ठीक है। And in the upcoming lectures we will most probably we will start off with the numerical section. So I hope so आपको ये concept clear हो गया होगा, and if still there is any doubt you can mention it in the comment section. We will again discuss it. See you in the next lecture. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.